बिग वॉइसेस की कड़ी में अब हमारे साथ हैं हेक्सागॉन के तुषार प्रधान सर। तुषार सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आपसे बातचीत करनी थी। एक तो आज का बड़ा की ट्रिगर शाम को बैठा हुआ है तुषार सर, वो फेड की बैठक का आउटकम आना है। आई एम अज्यूमिंग कि ट्रम्प साहब के प्रेशर में आने नहीं वाले, नहीं आने वाले हैं तो स्टेटस को ही होगा। लेकिन आप समीकरण बैठे हो कैसे देख रहे हो? आई एम श्योर यूएस को मार्केट पे पैनी नजर रखी होगी आपने। दे आर रनिंग अहेड ऑफ फंडामेंटल्स। कंसर्न वंसर्न तो नहीं है इस समय बाजार को लेकर, क्योंकि वो मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है। मूड बिगड़ेगा तो हम भी सल्क करने लगेंगे। नहीं, देखिए, अभी ये सिचुएशन काफ़ी दिलचस्प होते जा रही है। मगर एक बात कहने को मन कर रहा है कि जो ट्रेड के बारे में वॉलेटिलिटी मार्केट में देखी जाएगी, मेरे ख्याल से सेंटिमेंट का उसमें प्रतिशत ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि ऑन द ग्राउंड अगर आप देखें तो यूएस के साथ हम इतने ज़्यादा यूएस के कंसिडरेशन में इतने ज़्यादा बड़े ट्रेडिंग पार्टनर नहीं हैं जितने कि शायद मेक्सिको, कनाडा और कई सारे यूरोपियन देश या जापान हो। उसके कंपैरिजन में हमको उस सिचुएशन से ओवरऑल फंडामेंटली कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी हम हमें उस तरफ ही जाना है। हमारी जो टैरिफ रेट्स हैं फॉर यूएस गुड्स इनटू इंडिया बहुत ज़्यादा हैं। और हम समझते हैं कि अगर फ्री ट्रेड की तरफ हम बढ़ें तो मेरे ख्याल से वो रेट्स तो आने ही थे नीचे, और शायद इसी बहाने हम थोड़े से और ओपन हो जाएंगे एज एन इकोनॉमी। जहाँ तक हमारे गुड्स का यूएस में जाने का सवाल है, मेरे ख्याल से ट्रेड टॉक्स इस बात पर अटके हुए हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर भारत कहता है कि वो नॉन निगोशिएबल है। तो शायद मेरे ख्याल से उसी के लिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। मगर मेरे ख्याल से ये जो ट्रेड निगोशिएशन या ट्रेड डील अनाउंस होगी यूएस और इंडिया में, मेरे ख्याल से ऑन द ग्राउंड इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा। मगर सेंटिमेंट जब तक कि ये आगे ना हो, मेरे ख्याल से थोड़ा अनिश्चित रहने की संभावना है। तो ये शायद थोड़ी देर के लिए और चलेगा जब तक ये अनाउंस। ठीक है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वाकई यूएस पे नहीं, और इसीलिए शायद हम ज़्यादा मसल फ्लेक्स भी कर रहे हैं, हम ज़्यादा झुक नहीं रहे हैं शायद, इसीलिए ट्रेड निगोशिएशंस में टाइम भी लग रहा है। वो जब आउटकम, पर जो भी होगा तुषार सर, हम दे ही रहोगे कुछ ना कुछ उस डील में। खैर, दूसरी तरफ अपने लिए इंपॉर्टेंट अपने रिजल्ट सीजन और बहुत कुछ अब पीछे जा चुका है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर्स आ गए हैं, तो एक पिक्चर मोटा मोटी पेंट शायद की जा सकती है। आपका आकलन Q1 परफॉर्मेंस का, वो स्लगिशनेस शायद लिंगर ऑन कर रही है, पर ये कब तक लिंगर ऑन करेगी? कब तक वापस पटरी पे आएंगे? कब तक ये अर्निंग्स जो डिस्टर्ब हो गई हैं स्टेबलाइज होंगी? देखिए, अभी पहला क्वार्टर अपने पिछले FY25 के बाद का जब हम देखते हैं तो हम बेस इफेक्ट कंपेयर करने के लिए शायद हम ज़्यादा नज़दीकी से देखें उसको। तो सितंबर क्वार्टर जो था, जो अब नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है इस फिलहाल के फाइनेंशियल सीजन में, वो पिछले साल बहुत ही खराब था। और जिसका इम्पैक्ट पूरे FY25 पे पड़ा, और हमने देखा FY25 के अर्निंग्स काफ़ी सॉफ्ट रहे इसके कारण। अब हम जो जाने वाले हैं वो काफ़ी क्रूशियल क्वार्टर आ रहा है। जो ये पहला क्वार्टर जो चले गया, मेरे ख्याल से एक आध दो स्टॉक स्पेसिफिक भी इवेंट्स थी जहाँ पे अर्निंग, जैसे हमने बैंकिंग में देखा, या एक और दो कंपनीज के देखे जो काफ़ी शार्पली एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक कम आ गए, इंक्लूडिंग TCS, और काफ़ी सारे बिग आईटी में हमने थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखी। मगर मेरे ख्याल से वो शायद वन ऑफ मैं कहूँगा, क्योंकि जो अर्निंग्स की मोमेंटम अब हम देखते हैं यहाँ से आगे जाके, मेरे ख्याल से बढ़नी चाहिए। क्योंकि सितंबर का क्वार्टर जब आएगा तो आपका बेस इफेक्ट भी दिखेगा, और जो कुछ भी बदलाव हमने हमारी इकोनॉमी में देखा है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट को ईयर, फाइनेंशियल ईयर में इलेक्शंस के कारण काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, रोड एक्टिविटी, ऑर्डरिंग एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के यहाँ से आती है, वो काफ़ी हमने कम होती हुई देखी। और जो इस फाइनेंशियल ईयर में वी विल सी अ पिकअप, और ये पिकअप हमने ऑर्डरिंग में पहले देखते हैं और फिर उसकी रेवेन्यू और बॉटम लाइन में हम देखने चालू करते हैं कंपनीज में।
तो मेरे ख्याल से ये 2 और 3 क्वार्टर जो अगले आने वाले हैं, मेरे ख्याल से वो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे मार्केट की सेंटिमेंट को बनाए रखने के लिए। मेरे ख्याल से सितंबर जो जो क्वार्टर आएगा, अगला क्वार्टर आएगा, वो शायद बड़ा ही क्रूशियल होगा, और दिसंबर में उस मोमेंटम की कंफर्मेशन हम देखेंगे, और मेरे ख्याल से वहीं से मार्केट डायरेक्शन ले सकता है। ओके। अच्छा तुषार जी, जो वो सो कॉल्ड डिफेंसिव स्पेस, उसमें आईटी तो आप देखिए काफ़ी नंबर्स भी ख़राब रहे, टीसीएस की की वो न्यूज़ फ्लो रिगार्डिंग ले ऑफ। फिर आपका एक हो गया एफएमसीजी, जहाँ पे इस बार अपडेट्स के बाद अच्छे नंबर्स भी हैं कई जगह, बट नॉट दैट शार्प। और तीसरी बास्केट हो गई आपकी, अगर आप देखें तो मतलब फार्मा में हेल्थ केयर में बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे। आपका डिफेंसिव स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किस पर है इस वक्त? देखिए, डिफेंसिव अगर आप जानना चाहें तो आपने अज्यूम किया हुआ है कि हमारी जो ग्रोथ हमने साल के पहले तय की थी कि आने नहीं वाली है। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव्स को अपने मार्केट वेट से ही लेंगे, और बिटवीन फार्मा, एफएमसीजी एंड आईटी, आई डोंट थिंक आईटी इज रियली अ डिफेंसिव इन दैट सेंस. But if we were to say FMCG and pharma, I think pharma has a significantly higher momentum going for it. क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी सॉफ्टनेस जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में हमने पिछले 2 साल से यहाँ इस सेक्टर में देखते आए हैं, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बदल रहा है। काफ़ी सारे इंस्पेक्शंस हो चुकी हैं, और growth can return post some sort of trade deal also with the US. So I think pharma looks pretty attractive from a defensive perspective. हालांकि मैं इतना भी कहूंगा कि सारी फार्मा कंपनीज आर नॉट ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट, नॉर आर दे वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल ऑल्सो। बट जहाँ कहीं भी हम थोड़ा सा मार्केट में सॉफ्टनेस देखते हैं, तो इनकी जो स्टेडी क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ आते रहती है, मेरे ख्याल से उससे उसकी क्वालिफिकेशन एज अ डिफेंसिव बढ़ जाती है। तो फार्मा में डिसाइड करूंगा कि शायद दैट इज लिटिल मोर अट्रैक्टिव। एफएमसीजी में देखिए, 3 या 4 साल से कोई मीनिंगफुल बढ़त हमने स्टॉक प्राइसेस में नहीं देखी है, और मेरे ख्याल से ये आगे भी वैसा ही चलेगा, क्योंकि इनकी अर्निंग्स ग्रोथ तो अपनी रेंज में ही चलती रहती है, और इनकी मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुई है। मतलब अगर आप 80-90 मल्टीपल की कोई कंपनी देखें, तो शायद वो 70 मल्टीपल पे आ चुका है। मतलब 20 का मल्टीपल उनका कम हो चुका है विद वेरी टेपिड अर्निंग्स। मगर यहाँ से कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ तो बस मिड टीन्स ज़्यादा से ज़्यादा या अप टू 10% की आने वाली है। अगर 70 टाइम्स का मल्टीपल वो लेके चल रहे हैं, तो आपको उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स यहाँ से क्या अपेक्षित है, वो सारा इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि इतनी फेथ, इतनी श्रद्धा आप किस में रखेंगे। मगर हाँ, कंपनी बहुत सॉलिड है, कैश फ्लोज बहुत बेहतरीन है, आरओसी इनकी तो 100% के ऊपर आती है, डिविडेंड देती हैं कंपनीज, कंपनीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर स्टॉक प्राइस मूवमेंट यहाँ से कितना और जा सकता है गिवन द वैल्यूएशन, इसको आप डिफेंसिव में रखेंगे तो शायद नो मूवमेंट डिफेंसिव अगर आपको चूज करनी है तो एफएमसीजी में आप देख सकते हैं। तो बिटवीन द टू आई वुड प्रेफर फार्मा, बट एफएमसीजी आल्सो कंटिन्यूज टू रिमेन अ डिफेंसिव इन माय पॉइंट। ओके। अच्छा, तुषार सर, आपने आईटी की बात करी थी। अब आईटी को आप लोग कैसे देख रहे हो? कुछ स्टॉक्स ठंडे पड़े हैं, मोटा मोटी 15% के आसपास ईयर टिल डेट स्टॉक्स कूल ऑफ हुए हैं, वैल्यूएशंस कूल ऑफ हुए हैं, पर ना तो कमेंट्री इनकरेजिंग है, और वो टीसीएस के वो जॉब कट्स का अपडेट देख के समझ में आता है एटलीस्ट एडजस्टमेंट्स अभी आईटी कंपनीज को और भी आगे करने हैं, तो चैलेंजिंग समय है। पर ऐसे में आप कुछ टैक्टिकल बाइज ढूंढ रहे हो या बिल्कुल ही दूर हो इस पॉकेट से? नहीं, मैं समझता हूँ कि आईटी स्पेस होमोजेनियस स्पेस नहीं, मतलब सारी आईटी कंपनियों का भविष्य अलग अलग है, और जो बिग आईटी जो हम कहेंगे, जो बहुत लार्ज कैप की आईटी है, उनमें डिफरेंशिएशन देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बड़ी है और इतनी ज़्यादा स्पेस में इन्वॉल्व है कि कहीं एक ग्रोथ वेक्टर चुन के ऐसा सोचने को मुश्किल हो जाता है कि इसके लिए ये कंपनी आगे बढ़ेगी। वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, उनकी ऑफरिंग्स काफ़ी डिवर्सिफाइड हैं, और उनमें ग्रोथ दिखना, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखना
थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। इसके लिए मेरे ख्याल से मार्केट्स हैव एडजस्टेड टू द वैल्यूएशन देयर, और हम समझते हैं कि आईटी को दो तरीके से देखना चाहिए। एक तो बिग आईटी जो मैंने डिस्क्राइब किया, सेफ, डिपेंडेबल, हाई कैश फ्लो जनरेटिंग, हाई आरओसी कंपनीज। मगर जो मिड और स्मॉल टियर कंपनीज आईटी में मानी जाती हैं, वो ज़्यादा फोकस्ड और नैरो मेरे ख्याल से एरियाज में ऑपरेट करती हैं, जहाँ पर जब कभी भी कोई डिमांड बढ़ जाती है, जैसे ट्रैवल हुआ या ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर हुआ, या ऐसे ही कोई वेरी स्मॉल फोकस की कंपनियां जो अपने टॉप लाइन की 60-70% रेवेन्यू जहाँ से आती है, और वो सेक्टर जब चल जाता है तो वो आईटी फंडामेंटल से थोड़े दूर चले जाते हैं और वो ग्रोथ कंपनियां बन जाती हैं। तो मेरे ख्याल से सारी आईटी कंपनियों को एक साथ देखना शायद गलत होगा इस समय, और जो बिग आईटी कंपनीज हैं वो सारी अनडिफरेंशिएटेड है और एक साथ सेक्टर के साथ चलेंगी। हाँ, मगर वो जो मिड और स्मॉल कैप है उसमें शायद बहुत अच्छे कंपनीज आपको ढूंढने पर मिलने की संभावना बहुत है। बात सही है थोड़ा सा, और उसके लिए थोड़ा सा काफ़ी डिग भी करना पड़ेगा सही आईटी कंपनी भी दाव लगाने के लिए। तुषार सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।